ओके। तो हमने पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर न्यूमेरिकल कर लिया, रेडियस और एज लेंथ के रिलेशन के ऊपर, ठीक है। और ये इस टेबल को हमने बहुत यूज़ किया हम लोगों ने, बहुत काम आया। फिर मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल, इसमें डेंसिटी वगैरह एज लेंथ वगैरह निकालना सिखाया था, इसके न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे मैंने, राइट। ओके। और देखो यार, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से रिलेटेड ना और भी बातें हैं, है ना। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये रिलेशन, अगर आयनिक कंपाउंड है ए प्लस और बी माइनस, ठीक है ना, अगर ए बी टाइप का कोई सॉल्ट है, अगर उसमें एज लेंथ निकालना है तो एज लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, ए इजिकल टू में 2, है ना, आर ए क्या आपने प्लस। स्क्रीन शेयर करा है? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है? कहाँ नहीं गया? भैया, नहीं भैया। अरे बोलना चाहिए था ना मेरे भाई। बोला तुमने। यहाँ पढ़ा रहा हूँ आराम से। चलो अब स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? हाँ आ भैया। गया। ओके। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्ट है ए बी टाइप, तो उसमें एज निकालने का एक स्पेशल फार्मूला होता है। क्या है हमारे पास, ए इजिकल टू में 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ए प्लस प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस, ये फार्मूला होता है, ये यही फार्मूला है। इसी फार्मूले को हमने लास्ट क्लास में फार्मूले में यूज किया था, ए इजिकल टू 2D, याद है तुम्हें? ए इजिकल टू 2D यूज करवाया था, ये डी यही था, एन ए प्लस और सी एल माइनस तक की दूरी दे रखा था मैं, तो ये यूज करवाया था मैंने। इस फार्मूले को मैंने बाद में ऐड कर दिया था। फिर यहाँ पर ये फार्मूला तो ठीक है, हम लोग जानते हैं, लेकिन मैंने तुमको बताया था कि जेड इफेक्टिव तुमको किस केस में कितना लेना है। सिंपल में जेड इफेक्टिव 1 लेना होता है ना, बीसीसी के केस में जेड इफेक्टिव 2 लेना होता है, और एफसीसी के केस में जेड इफेक्टिव 4 लेना होता है। इतनी बात तुम्हें याद हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट याद रखना। अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है ना, तो उसमें जेड इफेक्टिव NaCl के लिए कितनी होनी चाहिए, 4, क्योंकि NaCl का जनरल पैकिंग कैसा होता है, FCC होता है, ठीक है ना। और जिंक सल्फाइड के लिए भी कितना होगा, 4। लेकिन सीजियम क्लोराइड के लिए, सीजियम क्लोराइड के लिए भाई कितना होगा, 1, ठीक है ना। अब यहाँ स्टार बना दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है तुम्हें। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका तुम्हें याद रख के चलना है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो यहाँ पे मैंसनड है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, फॉर BCC स्ट्रक्चर जेड इफेक्टिव कितना होता है, 2, यहाँ पे बताया मैंने, जेड इफेक्टिव 2 होता है। लेकिन अगर सीजियम क्लोराइड है तो जेड इफेक्टिव कितना लूँगा मैं, 1 लूँगा। तो सीजियम क्लोराइड के लिए हमेशा जेड इफेक्टिव क्या आएगा, 1 ही लेना है तुम्हें। सीजियम क्लोराइड के न्यूमेरिकल तुमने सॉल्व करना है, ठीक है ना, NCERT में भी होगा, तो इससे और न्यूमेरिकल कर लेंगे और क्लियर हो जाएगा ये। इतना बात तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, ओके। इसके बाद नया टॉपिक आ रहा है, रेडियस रेशियो रूल, राइट। तो अभी मैंने तुमको पढ़ाया है कि ए बी टाइप का अगर सॉल्ट हो, ठीक है, ए बी टाइप का अगर सॉल्ट हो, तो ए बी टाइप के सॉल्ट के लिए, ए बी टाइप के सॉल्ट के लिए, है ना, अगर एच निकालना है तो कैसे निकाल लेते हैं, 2 रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ नहीं। एनायन, इस तरीके से निकाल लेते। तो रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन के रेशियो को हम लोग रेडियस रेशियो कहते हैं, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो तुम्हें मालूम ही है, ये पढ़ा रखा है मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है, बताया था मैंने, एक आइटम ये है, अब मान लो एक आइटम ये इससे कितने नेबर एटम से अटैच्ड है, कनेक्टेड है? हाँ कनेक्टेड है या अटैच। घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो बीच वाला एटम जो है, एक इस एटम से घिरा हुआ है, एक इस एटम से घिरा हुआ है, तो 2 एटम से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन, है ना, सराउंडिंग ईच आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मान लो हमारे पास NaCl है, मान लो Na प्लस को
6 Cl ने घेर रखा है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl ऊपर होगा और एक Cl कहीं इसके पीछे होगा। 6 Cl ने घेर रखा है, तो Na प्लस कितने Cl से अटैच्ड है, 6 से, तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज वाला जितने नेगेटिव चार्ज वाले से जुड़ा होगा, तो जितने से जुड़ा होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक चीज़ कितने पर्टिकुलर चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये सब तो बेसिक बात है, पढ़ा रखा है मैंने। अब देखो रेडियस रेशियो रूल क्या होता है। तो रेडियस रेशियो रूल, रेशियो होता है रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन का। ये बात तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि देखो रेडियस जितना बड़ा होगा, है ना, उतना ही बड़ा क्या होगा, रेडियस ऑफ कैटायन बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा भाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर होगा, तो अगर ये वाला रेडियस बढ़ेगा तो ओवरऑल रेडियस ऑफ कैटायन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, तो नोट ग्रेटर इज द रेडियस रेशियो, लार्जर इज द साइज ऑफ द कैटायन। रेडियस रेशियो जितना बड़ा होगा, कैटायन का साइज उतना ही बड़ा होगा और उतना ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम कह सकते हैं रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ए प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये बात तो हो गई, समझ में आ गया होगा तुमको। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं भाई, रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। ठीक है ना। मैं तुम्हें बता दूं, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है और ना ही ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है जो अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, रेडियस रेशियो रूल, क्योंकि ये नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कम से कम यहाँ तो कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है हमें, है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। न्यूमेरिकल वो बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट तो टच करने ही कम से कम। कहीं ये फील नहीं होना चाहिए कि भैया ने ये नहीं पढ़ाया हमें। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। इवन देन मैं इसको स्लाइड को ऐड किया है मैंने, और ऐड करने के बाद भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये जो रिलेशन है रेडियस, साइज ऑफ आयंस और कोऑर्डिनेशन नंबर का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, एंड द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मतलब उनका टाइप कैसा है, वो लीनियर है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, क्यूबिक है, ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा है ना। तो इन सब बातों से रिलेटेड जितना भी रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा रेडियस रेशियो रूल कहलाएगा। तो रिलेशन देखना है रेडियस में, कोऑर्डिनेशन नंबर में और स्ट्रक्चर में। तो इसके रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। देखो यार, ये जो टेबल जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है ना, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से यकीन मानो तुम कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट और जेईई में, डायरेक्ट क्वेश्चन। तुम्हें बस याद क्या रखना है इसमें, तुम्हें बस याद रखना है कि अगर रेडियस रेशियो मतलब इसका रेशियो ये करने पर, निकालने पर, ठीक है ना, अगर 0.155 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा और उसका शेप क्या होगा, लीनियर होगा। अब हाँ, ऐसे कंपाउंड बहुत ही कम पाए जाते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन नहीं किया है और ये पूछा भी नहीं जाता है तुमसे। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा है, चलो इसको इग्नोर मार देते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर रेडियस रेशियो का रेंज 0.155 से लेकर 0.225 तक के बीच में आया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताना है, 3, और इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है ना। और एक एग्जांपल याद रखो, B2O3। ठीक है ना। अब हमको निकालना नहीं है यहाँ पर, है ना, हम लोग VSEPR थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं कि पहले हाइब्रिडेशन निकालेंगे और फिर उसका शेप निकाल देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको टेबल याद रखना है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, एडवांस है, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। फिर रेडियस रेशियो का रेंज अगर 0.225 से लेकर 0.414 के रेंज में आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। ठीक है, तुमसे कोई पूछेगा नहीं, प्रूफ करके दिखाओ कि अगर रेडियस इतना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और इसका शेप इतना होगा। प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं आ रहा। पहली बात तो ये सिलेबस में ही नहीं है, वो तो मैंने इसलिए ऐड कर रखा क्योंकि ये आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 4 आएगा तो क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। ठीक है ना। और तुम्हें याद है 4 ऑर्बिटल होते थे तब भी टेट्राहेड्रल था। 4 ऑर्बिटल बोले तो हाँ भैया। sp3,
याद है ना, बस उससे याद रख लो sp3 टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल, एग्जाम्पल तुम देख सकते हो जिंक सल्फाइड और CuCl। ओके, अगर तुम्हारा रेडियस का रेशियो का रेंज अगर 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा तो टाइप ऑफ वॉइड कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। और तुम्हें मालूम होना चाहिए 6 ऑर्बिटल मिल करके ऑक्टाहेड्रल शेप फॉर्म करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? जी भैया। ठीक है ना, याद होना चाहिए तुम लोग को, ये सब बढ़ा रखा है मैंने। ओके, एग्जाम्पल NaCl और MgO। फिर इसी तरीके से रेडियस रेशियो का रूल अगर 0.732 से लेकर के 1 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। और स्ट्रक्चर क्या कहोगे, सिंपल क्यूबिक, सीजियम क्लोराइड और NH4Br, अमोनियम ब्रोमाइड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, 1 वाला एक्स्ट्रा है, ये 2 स्लाइड एक्स्ट्रा, ये 2 जो है ना टेबल एक्स्ट्रा ऐड है। ठीक है ना, 1 वाला नहीं मिलता जल्दी, तो 1 वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। अगर इसका रेशियो निकालने पर अगर 1 आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है ना। और कैसा होगा स्ट्रक्चर, CCP और SCP हो सकता है। ठीक है, और मोस्टली कैसे एग्जांपल मिलेंगे तुम्हें, मेटल वाले। ठीक है, तो ये स्लाइड एक्स्ट्रा है ये वाला। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम्हें बस याद क्या रखना है, रेडियस का रेशियो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और एग्जाम्पल याद रखना है। वैसे अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो कहूँगा ये टेबल पूरा का पूरा रट लो, पूरा एग्जैक्ट रट लो। अब क्वेश्चन ना मिले तो मुझे बता देना, ठीक है, नोट करके रख लो, मिलना 100% यहाँ से। बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना। वो तो बस मैं सोचा ऐड कर देता हूँ, जब सब पढ़ा रहा हूँ तो ये भी पढ़ाता चलता हूँ, क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, सिर्फ याद करने वाली मतलब चीज़ है। क्वेश्चन आएंगे तो मतलब उनका रेंज दे रखा होगा यहाँ हाँ, से यहाँ तक। रेंज दे रखा होगा या तो तुम्हें रेंज निकालना होगा। रेंज निकालना होगा हाँ, रेंज रेशियो निकालना पे, होगा, रेशियो। ठीक है, रेडियस रेशियो से। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तुम, ठीक है ना, मिल जाएगा तुम लोगों को, रेफरेंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मिल जाएगा। वैसे इसमें MCQ वाले मिलेंगे ज़्यादातर। ओके भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इम्परफेक्शन। देखो, इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट है ना, खराबियाँ, कमियाँ। कोई चीज़ परफेक्ट है इसका मतलब वेल डिफाइंड है, अच्छा है। इम्परफेक्ट है इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर है। तो इम्परफेक्ट का सीधा सीधा मतलब होता है डिफेक्ट। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इम्परफेक्ट का सीधा सीधा मतलब होता है डिफेक्ट। अब वो डिफेक्ट कुछ भी हो सकता है ना। तो अब डिफेक्ट आती कैसे हैं, कोई भी लैटिस है या कोई भी क्रिस्टल है या कोई भी यूनिट सेल है, अगर हम उसको हीट करते हैं, है ना, या उसके अरेंजमेंट के साथ हम कुछ करते हैं, हीट करते हैं, किसी भी तरीके से उसका अगर अरेंजमेंट हम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, इम्परफेक्शन होगा। अब मान लो कोई लैटिस है तुम्हारे पास, कोई लैटिस है, मान लो ये लैटिस किसका बना हुआ है, आयन का बना हुआ है, नंबर ऑफ आयन लगे हुए हैं, नंबर ऑफ आयन लगे हुए हैं तुम्हारे, ठीक है ना। कलर तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स है लगे हुए हैं और मैंने इस लैटिस को हीट कर दिया, तो हीट करने से कहीं ना कहीं क्या पता कुछ आयन निकल जाए, है ना, हट जाए, या तो वो बाहर चल जाएगा या तो वो इनके बीच में आ जाएगा। मतलब अरेंजमेंट किसी भी तरीके से चेंज हो सकती है। चाहे तो हीट करने के बाद आयन पूरा का पूरा सिस्टम छोड़ के बाहर निकल जाएगा, या फिर अपनी जगह से खिसक के किसी और जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, या हो सकता है किसी अनदर क्रिस्टल से कुछ एक्स्ट्रा आयन आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा आयन आ जाए इसके अंदर। तो किसी भी तरीके से इसका जो होगा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो बेसिकली डिफेक्ट्स आर बेसिकली इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टेंट पार्टिकल्स। तो डिफेक्ट का मतलब क्या है, जो अरेंजमेंट है कंस्टेंट पार्टिकल का उसमें इरेगुलरिटीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इरेगुलरिटीज। मान लो मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कंस्टेंट पार्टिकल को, इस तरीके से अरेंज किया है, और जैसे मैंने हीट किया तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या हो गया,
इम्परफेक्शन आ गया, इरेगुलरिटीज आ गई, किसके बीच में, कंस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में, दैट इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, देखो पॉइंट डिफेक्ट है, देखो नाम से ही पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, डिफेक्ट पाया जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है ना। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अरेंजमेंट की इरेगुलरिटीज होती है या डेविएशन होती है या वो चेंज होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो डिफेक्ट क्या कहलाएगा, पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट से हम पता कर लेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसमें क्या है, खराबी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज, देखो इरेगुलरिटीज कह लो या डेविएशन कह लो, है ना, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टल सब्सटेंस। तो कोई एटम है क्रिस्टल के अंदर, ठीक है ना, उस एटम के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डेविएशन आ जाती है ना, डेविएशन कह लो या इरेगुलरिटी कह लो, एक ही बात है। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इरेगुलरिटीज आ रही है तो उस डिफेक्ट को, उस इम्परफेक्शन को हम क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। अब मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं आ रही, इस पूरी लाइन में डिफेक्ट आ रहा है, तो हम लोग क्या कह देंगे, लाइन डिफेक्ट। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिफेक्ट आएगा तो पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे, अगर पूरे रॉ में अगर डिफेक्ट पाया जा रहा है तो हम लोग क्या कह देंगे, लाइन डिफेक्ट कह देंगे। अब यहाँ तो देख रहे हो तुम डायग्राम में पूरे ही लाइन में डिफेक्ट है ना, तो इसको लाइन डिफेक्ट कह देंगे। तो लाइन डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रॉज, पूरे रॉ में ऑफ द लैटिस आर कॉल्ड लाइन डिफेक्ट, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से अरेंज कर रखा है मैंने यहाँ पर पीडीएफ को, ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बस एनसीईआरटी फॉलो करते हुए चलना है हमें बस, ठीक है। तो ये था पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट। तो ये तो बस एक इंट्रो था कि पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट होता क्या है ना। अब हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में 3 टाइप्स आते हैं, स्टोक्योमेट्री, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोक्योमेट्री, है ना। तो इन 3 डिफेक्ट को पढ़ना है। तो पॉइंट डिफेक्ट में मेनली ये 3 डिफेक्ट आने वाले हैं। देखो स्टोक्योमेट्री और नॉन स्टोक्योमेट्री को हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफेक्ट जब आते हैं जब हम क्रिस्टल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, जब हम लैटिस को हीट करते हैं तो हीट करने से ये डिफेक्ट आते हैं, इसलिए ये इन डिफेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहेंगे। तो ये 2 डिफेक्ट हैं, स्टोक्योमेट्री और नॉन स्टोक्योमेट्री, क्या कहलाते हैं ये, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मो का मतलब हीट और डायनेमिक का मतलब मोशन, मतलब जैसे ही इसमें हीट कंडक्ट करोगे तो इनमें डिफेक्ट आ जाएगा। तो हीट के कारण जो डिफेक्ट आता है उस डिफेक्ट को हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं, और ऐसा सिर्फ स्टोक्योमेट्री और नॉन स्टोक्योमेट्रिक सब्सटेंस में ही पाया जाता है। तो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है भाई। अभी हम डिटेल में करेंगे और डिफेक्ट आज ही ख़त्म कर देंगे हम लोग, डिफेक्ट आज ख़त्म करेंगे और फिर अगली क्लास में फिर न्यूमेरिकल होगा, फिर उसके अगली क्लास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ होगी और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये वाला, फिर ये चैप्टर तुम्हारा ओवर हो जाएगा। यहाँ से आगे जितना पढ़ाना है पूरा मैंने स्लाइड अरेंज कर लिया है, जो तुम्हें ऑफलाइन पढ़ाया था ना मैंने, बस थोड़ा उसको भी ऐड कर दूंगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ऑफलाइन में जो पढ़ाया है उसकी भी स्लाइड में यहाँ पे अरेंज कर दूंगा। अब बताओ इम्परफेक्शन इन सॉलिड में अभी जितना पढ़ाया है उसमें कोई दिक्कत, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। ठीक है, नहीं आएगी दिक्कत, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से मैंने कर रखा है रिप्रेजेंट यहाँ पर। ओके चलो, अब ये आ रहा है तुम्हारे पास स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है ना, सेम अमाउंट ऑफ कैटायन और एनायन अगर मिस हो जाते हैं, है ना, अपने ही लैटिस साइड से, तो वो क्या कहलाता है आपका, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कंडीशन, कि जो यहाँ पर साइज है, जो रेशियो है कैटायंस और एनायंस का, वो सेम होगा। रेशियो का मतलब जितने कैटायन होंगे उतने ही एनायन होगा। मतलब अगर मैं कह दूं कि ए बी टाइप का सॉल्ट है तो ए भी 1 होगा और बी भी क्या होगा 1, मतलब दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1 आना चाहिए, ठीक है। और ये रेशियो तो निकालना सिखा रखा है मैंने तुम लोग को,
है ना। हर तरीके के कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना हाँ सिखा भैया। दिया मैंने और बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो जो होगा कैटायन और एनायन का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इफ़ द इम्परफेक्शन इन अ क्रिस्टल अकर सच दैट रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिमेन्स सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला देन द क्रिस्टल हैव टू स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अगर डिफेक्ट आने पर भी फॉर्मूला सेम आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई था, यहाँ पर कैटायन था और मान लो यहाँ पे भी था एनायन। ठीक है, तो अभी कितना दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, मान लो यार अभी पूरा रेशियो जो आ रहा है, मान के चलो तुम लोग, ये तुम्हारा आ रहा है, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, अभी सिंपल मान के चलता हूँ कि ए भी 10 है और बी भी क्या है 10 है। 10। ठीक है ना, अभी 10-10 है। तो अभी रेशियो कितना आ जाएगा ए बाय बी का, 1:1 1 है ना। तो रेशियो क्या आ रहा है, हाँ भैया। रेशियो सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब मान लो मैंने हीट किया है, हीट करने पर मान लो 5 ए निकल गया और 5 बी निकल गया, है ना। तो 5 निकल गया 10 में तो 5 ही बचा, और बी में से भी 5 निकल गया तब भी 5 बचा। अगर रेशियो निकालूंगा तब भी आंसर कितना आएगा, 1 ही ए आएगा, भी आएगा। तब भी 1 ही आएगा। मतलब अभी भी फॉर्मूला क्या है, ए बी है। तो अगर इस टाइप का डिफेक्ट है कि आयन, कैटायन और एनायन मिस होने के बाद भी फॉर्मूला वही है जो पहले फॉर्मूला था, तो हम ऐसे डिफेक्ट को क्या कह देंगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को कह देंगे। अगर फॉर्मूला बदल गया तो वो कहलाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, बात समझ आ रहा है। हाँ भैया। जी भैया। मैं एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ डायग्राम मैंने कर दिया है, मैं पूरे कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अगर नहीं आ रहा होगा तो पूछ लेना है, एग्ज़ाम में आता है डिफेक्ट, थियोरटिकल है, फ्री के नंबर देके जाएगा, तो छोड़ना नहीं है इसको, फ्री का नंबर कौन छोड़ेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको हीट किया है, तो हीट करने पे जो यहाँ पर अनायन था और जो यहाँ पर था आयंस, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमूव होने के बाद इसमें तुम्हें खाली जगह दिखेगी, डैट खाली जगह इज कॉल्ड वैकेंट साइट। ठीक है, इस खाली जगह को क्या कहेंगे भाई, वैकेंट साइट कह देंगे। ठीक है ना, तो ये एम्प्टी स्पेस क्या कहलाएगी तुम्हारी, वैकेंट साइट कहलाएगी। तो अगर ऐसा वैकेंट साइट बन रहा है तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कह देंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कह देंगे। क्या कह देंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 टाइप की होती है। ठीक है, पहला आ रहा है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा आ जाएगा इंटरटीसल डिफेक्ट। तो यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट है पहला, तो वैन इन अ सॉलिड कंस्टेंट पार्टिकल्स आर मिसिंग। कंस्टेंट पार्टिकल मतलब जो यहाँ पे पार्टिकल था वो और जो यहाँ पे पार्टिकल था वो मिस हो जाएगा फ्रॉम देयर लैटिस साइड से। तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे, क्योंकि जब ये मिस हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बना देंगे, वैकेंट साइट बना देंगे, वैकेंट साइट बना देंगे, दैट इज़ वैकेंट साइट, दैट इज़ वैकेंट साइट। तो ये वैकेंट साइट बना रहे हैं, इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कह देंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पहले पार्टिकल 10 थे, ठीक है, अब 5 हो गए, तो कम हुए कि नहीं हुए भाई, कंस्टेंट पार्टिकल्स कम हुए कि नहीं हुए। जब पार्टिकल्स भैया। कम हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगा, हम होगा। कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन डेंसिटी। देखो डिफेक्ट में सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या देखना है, सबसे ज़्यादा देखना है कि कंपाउंड के अंदर हो क्या रहा है। तो अभी यहाँ पे देखा मैंने, आयंस क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ आयंस मूव हो रहे हैं। ठीक है, और वैकेंट साइड बना दे रहे हैं। फिर मैंने कहा अगर मूव हो रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं कहीं भी वो, फिर दूसरी बात तुम्हें याद रखना है कि डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है ना, डेंसिटी के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, बोलेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए डेंसिटी किस में कांस्टेंट होगा, या पूछ देगा डेंसिटी किस में इंक्रीज हो रहा है, या बोल देगा डेंसिटी किस में डिक्रीज हो रहा है। तो भाई इनकी जो डिक्रीज और कांस्टेंट का जो है ना वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, है ना। तो अभी पहला पढ़ा दिया है मैंने, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब खाली हो रहा है, खाली हो रहा है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है डेंसिटी, तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये, आगे बढ़ूँ। हाँ भैया। ठीक है, अभी दूसरा नाम लिया था मैंने तुम्हारे सामने, इंटरटीसल डिफेक्ट। इंटरटीसल डिफेक्ट का मतलब क्या है,
देखो पीछे वाले डिफेक्ट में क्या हो रहा था, मैं पीछे जाता हूँ, पीछे वाले डिफेक्ट में क्या हो रहा था, ये जो था यहाँ पर, ये बिल्कुल सिस्टम से बाहर चल जा रहा था, कहीं चल जा रहा था, कहीं भी चल जा रहा था, बाहर चल जा रहा था, और यहाँ पे बिल्कुल खाली हो जा रहा था। वैसे यहाँ पे जो था वो कहीं बाहर चल जा रहा था, एकदम खाली हो जा रहा था अंदर से, तो इसे वैकेंसी कहा जा रहा है। लेकिन अगर यही वाला चीज़ यहाँ से हट के किसी दूसरे पॉइंट पे आ गया होता, जैसे कि मैं पहले समझा रहा था, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये साइट कौन सा कहलाएगा, इंटरटीशियल साइट कहलाएगा। क्या कहेगा, इंटरटीशियल साइट। ठीक है, तो भाई अभी जो ये है यहाँ से हट के यहाँ पे आ चुका है, बाहर तो नहीं गया, तो सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है। तो क्या बताओ डेंसिटी चेंज हुई इसकी, नहीं, नहीं चेंज हुई। जब कांस्टेंट तक, रहेगी। हाँ, जब तक आयन निकलेगा नहीं, या जब तक आएगा नहीं कहीं बाहर से एक्स्ट्रा, तब तक डेंसिटी चेंज नहीं होगा, है ना। पहले भी ये इसी के अंदर था, और अब भी ये इसी के अंदर है, बस अपने जगह चेंज किया उसने। अपने ओरिजिनल साइड से वो कहाँ गया है, कहीं इंटरडिजिटल साइड पे आ गया है, कहीं दूसरे साइड पे आ गया है, ठीक है ना। लेकिन डेंसिटी क्या है, सेम, क्योंकि उसने अभी तक क्रिस्टल को छोड़ा नहीं है। तो जितने पार्टिकल पहले थे उतने ही अभी भी हैं। तो इस टाइप के क्रिस्टल को, डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरडिजिटल डिफेक्ट। यहाँ पे लिखा है व्हेन, अच्छा मैंने तुमको बताया कि अगर एक्स्ट्रा आ जाए बाहर से, अगर एक्स्ट्रा आ जाए तब क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज डेंसिटी बढ़ेगी भैया। हाँ डेंसिटी बढ़ेगी। देखो ऐसे बना लो ना, ऐसे बना लो, अगर पार्टिकल अंदर आ रहा है तो प्लस, अगर पार्टिकल बाहर जा रहा है तो माइनस, है ना। अगर यही पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, रिमेन सेम। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लगा लो, रिमेन सेम। तो ये तीन चीज़ें आपको देखना है कि कब कांस्टेंट हो रहा है, कब माइनस हो रहा है, और कब क्या हो रहा है। इंटरटीसल साइड क्या होता है मैंने अभी बताया तुमको, तो अभी मैं तुमको इंटरटीसल साइड बता रहा था कि कहते किसको हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो इंटरटीसल डिफेक्ट क्या होगा। मान लो इसके बगल में एक सॉलिड और है कोई, उसके अंदर भी पार्टिकल्स थे, सपोज दैट, मान लो उसके अंदर भी पार्टिकल्स थे। अब मैंने इसको हीट किया, अब हीट करने से कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ का एक पार्टिकल मूव करके यहाँ पे आ गया, इसके इंटरटीसल साइड पे आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से एक पार्टिकल मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बताओ इसकी डेंसिटी क्या हुई, डिक्रीज, इंक्रीज इसके, और इसकी क्या हो गई, बगल वाले की इंक्रीज हो गई। तो जिसमें से निकल रहा है उसकी डिक्रीज हो जाएगी, और जिसमें आ रहा है उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने तुमको सिखाया इंक्रीज और डिक्रीज कैसे देखना है, और इंटरसाइड कहते किसको हैं। लेकिन इंटरटीसल डिफेक्ट में होता क्या है, इंटरटीसल डिफेक्ट में ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा आयन या एटम या मॉलिक्यूल या कोई कंस्टेंट पार्टिकल बाहर से, है ना, लैटिस के अंदर एंटर करता है। कहाँ पे करेगा एंटर, इंटरटीसल साइट में करेगा। तो इस साइट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरटीसल साइट कह देंगे, इंटरटीसल साइट कह देंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कितने पार्टिकल हैं, 1 2 3 4 4 8 और 12, 12 के 12 थे, लेकिन ये दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे होंगे, और किस जगह पे आ रहे हैं, है ना, मतलब लैटिस के अंदर ही कोई खाली जगह है वहाँ पे आ रहे हैं। उस खाली जगह जो लैटिस के अंदर बचा हुआ उसको मैंने क्या कह दिया है, इंटरटीसल साइट। तो अगर इंटरटीसल साइट में कहीं बाहर से अगर एक्स्ट्रा आयन आ जाता है तो इस डिफेक्ट को हम लोग कहेंगे इंटरटीसल डिफेक्ट। क्या कह देंगे, इंटरटीसल डिफेक्ट, ठीक है। पिछले डायग्राम में मैंने तुमको क्या बताया था, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स था वो यहाँ पे आ जाए। तो पार्टिकल चाहे यहाँ से आए चाहे कहीं बाहर से आए, इस पोजीशन पे जहाँ पे वो आ रहा है, इस पोजीशन को मैं क्या कहता हूँ, इंटरटीशियल साइट। लेकिन इंटरटीशियल डिफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे कहीं बाहर से आएगा, है ना, बस ये ध्यान रखना है तुम्हें, आ कहाँ से रहा है वो देखना है। इंटरटीशियल साइट ये तुम्हें और भी डिफेक्ट में देखने के लिए मिल सकता है, तो ये मत समझ लेना इंटरटीशियल साइट को ही इंटरटीशियल डिफेक्ट कहते हैं, नहीं। इंटरटीशियल साइट एक्चुअली में एक जगह है, एक पोजीशन है, और इंटरटीशियल डिफेक्ट एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें बाहर से एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना, मिक्स मत करना है इनको, ये दोनों अलग अलग बातें हैं और मैंने अलग अलग तरीक़ों से बताया है, ठीक है भाई। किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना इसमें। तो
तो इंटरस्टिशियल साइड में बाहर से एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाएगा। अगर बाहर से एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाएगा, है ना, तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, क्लियर हो गया है पॉइंट? आगे चलूँ नेक्स्ट। हाँ भैया। ओके, अब देखो, अब हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो कौन से कंपाउंड के लिए पढ़ा है? स्टोइकियोमेट्री कोवेलेंट कंपाउंड के लिए पढ़ा है हमने। अब हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड के अंदर भी दो टाइप के स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट पाए जाते हैं, है ना। उसका नाम क्या है उस डिफेक्ट का? एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा डिफेक्ट कौन सा होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट, वो आगे आएगा, ठीक है ना। तो पहले शॉर्टकी देखना है और फ्रैंकल देखना है। मैं बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही दो डिफेक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल। इन दोनों में डिफरेंस, इनकी डेंसिटी, यही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो, तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। याद कैसे करोगे? भैया इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना यूट्यूब पे। हाँ कर दूंगा, टेंशन मत लो, रिकॉर्ड हो रहा है। शॉर्टकी डिफेक्ट से यहाँ से वर्ड याद रखो, एस फॉर शॉर्ट, ठीक है भाई। यहाँ से याद रखो तुम, एस फॉर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब क्या है? शॉर्ट का मतलब है कुछ आयन्स क्या हो जाएंगे? मिस हो जाएंगे। मिस हो जाएंगे मतलब वो पूरा का पूरा लैटिस छोड़ के कहीं बाहर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे वो? बाहर। लैटिस छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? वो बाहर चले जाएंगे। तो अगर लैटिस छोड़ के बाहर चले जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? शॉर्ट मतलब डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो इसके नाम से याद रखो, शॉर्ट की मतलब शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा, या शॉर्ट की मतलब एस से स्मॉल याद रख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने तो शॉर्ट याद रखा हुआ है। तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्या हो जाएंगे भाई? मिस हो जाएंगे अपने ही लैटिस साइड से। जहाँ पे वो प्रेजेंट है वहीं से मिस हो जाएंगे। मिस हो जाएंगे मतलब वो बाहर निकल जाएंगे, पूरे लैटिस से ही बाहर निकल जाएंगे, वो सीधी बात है। तो भी ये लैटिस साइड पे कोई होगा, वो क्या हो गया? बाहर निकल गया। बाहर निकल जाएगा तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। देखो यहाँ से ही बाहर निकल रहा है ना, यहाँ से ही बाहर निकल रहा है, खाली दिखाई दे रहा होगा तुमको, ठीक है। तो बाहर निकल रहा है। तो अगर इक्वल नंबर ऑफ एनायंस और कैटायंस अगर मिस हो जाते हैं अपने ही लैटिस साइड से, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, ए बी टाइप के कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे सिलेबस में ए बी टाइप के कंपाउंड ही ज़्यादा आएंगे, मैंने पहले भी बता रखा है तुम्हें। तो इसमें होगा क्या? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस क्या हो जाएंगे? मिस हो जाएंगे अपने ही लैटिस साइड से और क्रिस्टल के बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट कह देंगे। अब ऐसे डिफेक्ट कौन कौन से आयन शो करेंगे? क्योंकि आयनिक कंपाउंड के लिए पढ़ रहे हैं तो आयन ही शो करेगा, है ना। तो NaCl तो अपना मस्ट है, KCl, AgBr, KBr और सीजियम क्लोराइड। मैंने यहाँ पे AgBr को हाईलाइट कर रखा है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि AgBr क्या होता है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो कर जाता है और शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो कर जाता है, दोनों ही शो कर जाता है। तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट माना है। MCQ के ऊपर इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछता है कि बताओ कौन सा ऐसा सॉल्ट है या कंपाउंड है जो शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है ना। तो वो कौन है? AgBr। इसका रीज़न क्यों करता है ना, वो मैं फ्रैंकल के बाद बताऊंगा, डिफेक्ट पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि AgBr ही ऐसा क्यों है जो दोनों शो करता है। वैसे अगर एक लाइन में कहूँ ना तो ये Ag+ के कारण शो करता है, क्योंकि ये ना मोबाइल होता है। ये मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब क्या होता है ना, देखो मोबाइल का मतलब मान लो यहाँ पर सपोज डैट Ag+ है, मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ और तुम्हें समझा ही देता हूँ आज ये यूज़ क्यों होता है। मान लो यहाँ पर Ag+ है, Ag+ मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब मूव करता रहता है वो, तो बाहर चल जाता है। तो अगर बाहर चल जाएगा तो कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा? शॉर्ट की। फिर मोबाइल होके कहाँ जाता है? वो अंदर आ जाता है, तो क्या कहलाएगा? फ्रैंकल। तो कभी शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा तो कभी फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा, है ना। कभी बाहर चल जाएगा, कभी वापस इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएगा। तो अगर इंटरस्टिशियल साइड पे आ रहा है तो फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा, अगर सिस्टम से बाहर जा रहा है तो शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाएगा। तो ये दोनों ही शो कर जाता है, क्योंकि Ag+ क्या होता है? मोबाइल होता है। क्या होता है? मोबाइल। तो इसकी मोबिलिटी के कारण ये AgBr
दोनों टाइप के डिफेक्ट को क्या कर जाता है भाई, शो कर जाता है। तो मैंने तुम्हें रीज़न बता दिया है, मैं इसको लिखवा भी दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो AgBr दोनों शो करता है, क्यों करता है बता दिया मैंने। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन अपने ही लैटिस साइड से लैटिस को छोड़ के बाहर भाग जाते हैं, तो शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। कंडीशन मैंने बताया, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, शुड बी वेरी हाई, ठीक है ना। और कैटायन एनायन के साइज क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम, मतलब रेडियस ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए उनके साइज के बीच में। तो शॉर्ट की डिफेक्ट काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको डिटेल में समझाया है तुम्हें। कोई भी डाउट होगा शॉर्ट की डिफेक्ट से रिलेटेड तो मुझसे अभी क्लियर कर लो भाई, आज डिफेक्ट ख़त्म कर दूंगा मैं। बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक? एक और बात बता दो भैया, क्या पूछना है बताओ। शॉर्ट की इफेक्ट। अच्छा पूरा फिर से बता दूं। देखो मैं कह रहा था शॉर्ट की डिफेक्ट AB टाइप के सॉल्ट के द्वारा शो किया जाता है, और शॉर्ट की डिफेक्ट में होता क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस हो जाते हैं अपने ही लैटिस साइड से। जैसे सपोज दैट मैं सिंपल डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे A+ है, यहाँ पे B- है, यहाँ पे A+ है, यहाँ B- है, यहाँ A+ है, यहाँ B- है। सपोज दैट मान लो एक A+ यहाँ से बाहर चला गया है और एक B- यहाँ से बाहर चला गया है, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अगर लैटिस साइड से बाहर चले जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तो इस टाइप के डिफेक्ट को मैं क्या कहता हूँ, शॉर्ट की डिफेक्ट कहता हूँ, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ एनायन और कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, देन सच डिफेक्ट आर कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। अब ये बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगा। हाँ भाई A+ बाहर भाग गया और B- बाहर भाग गया, तो ये खाली हो गया, तो डेंसिटी क्या हो गई इसकी, डिक्रीज हो गई। बात समझ में आया? हाँ भैया, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, मुझे मालूम है तुम्हें दिक्कत इस डायग्राम में हो रही होगी। ये डायग्राम NCERT का है ना, और ये जो मैंने समझाया बहुत सिंपल है ये। चलो नेक्स्ट पे मूव कर जाऊँ मैं। हाँ भैया, फ्रूटी समझ में आ रहा है तुमको? हाँ जी सर आ रहा है। ओके पूछ लेना अगर कोई भी डाउट हो तो, ठीक है ना। ये सब अच्छा आसान चीज़ें हैं, सब साइंस से आसान कुछ नहीं ओके होता। सर। नेक्स्ट आ रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसके बारे में मैंने अभी बताया तुम लोग को, है ना। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट में होता ये है, मान लो यहाँ पर सपोज दैट ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, मैं पार्टिकल बना के दिखाता हूँ पहले। ये चीज़ है। अब क्या हुआ, मैंने हीट किया, अब हीट करने से क्या हुआ, ये चीज़ जो यहाँ पर था वो कहीं यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और ये भाई साहब यहाँ आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये जिस जगह पे आए हैं उसको मैंने क्या, उस जगह को मैंने क्या कह दिया भाई, इंटरटीशियल साइट। अभी बताया था ना पीछे मैंने, इंटरटीशियल साइट। लेकिन बताओ ये जो आयन आया है इंटरटीशियल साइट पे, वो तो इसी क्रिस्टल का आइटम है, इसी क्रिस्टल का मॉलिक्यूल है, इसी क्रिस्टल का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कहीं बाहर से तो नहीं आया ना, कहीं बाहर से तो नहीं आया भाई, नहीं आया ना भाई। जो यहाँ पर था वही यहाँ पर है, बस पोजीशन चेंज हो गई है ना। वो अपने लैटिस साइड से वो कौन से साइड पे आ गया है, इंटरटीशियल साइड पे आ गया है ना। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट, मतलब लोकेशन चेंज हो जाना, डिसलोकेशन डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। अच्छा बताओ इसमें डेंसिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? कांस्टेंट। सेम रहेगी। हाँ सेम रहेगी, तो डेंसिटी विल बी सेम, है ना, क्योंकि बाहर से आया नहीं है ना, अंदर गया है, अंदर से बाहर गया है, अंदर का चीज़ ही इधर से उधर हो रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा डेंसिटी यहाँ पर सेम है, कांस्टेंट है। तो बस मैं यही चीज़ मैं बहुत पहले समझा रहा था कि इंटरस्टिशियल साइड पे क्या होता है, बाहर से भी आ सकता है, खुद का एटम भी आ सकते हैं अंदर के, है ना। तो अगर बाहर से आ रहा होगा, अगर बाहर से आ रहा होगा, ठीक है ना, तो हम क्या कह देंगे, हाँ भाई अगर बाहर से सम एक्स्ट्रा कंस्टेंट पार्टिकल आ रहा है तो क्या कहेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग डेंसिटी। हाँ
डेंसिटी इनर्शियल डिफेक्ट हो। डेंसिटी तो इंक्रीज होगी, सही बात है, लेकिन कौन सा डिफेक्ट था वो? इन इंटर इनर्शियल इंटरटीशियल डिफेक्ट। डिफेक्ट। हाँ, इसके नाम से याद होगा। रिलोकेशन इफेक्ट। हाँ, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, अंदर का पार्टिकल ही इंटरटीशियल साइड पे चला जा रहा है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ का चीज़ मान लो यहाँ पे चला गया है, और डेट साइड इज कॉल्ड इंटरटीशियल साइड। तो खुद के अंदर का ही एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई इंटरटीशियल साइट ऑक्यूपाई कर रहा है, अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है, तो हम उस डिफेक्ट को क्या कह देंगे? फ्रैंकल। अगर भैया अब अंदर से बाहर जाए तो? यार अंदर से बाहर तो वहाँ जा रहा था ना शॉर्ट की में, अभी तो बताया मैंने, शॉर्ट की में बाहर जा रहा था, डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। एस फोर शॉर्ट की, एस फोर शॉर्ट अभी पढ़ाया ना मैंने। मगर भैया इसमें बाहर से अंदर ही आ सकता है। इसमें बाहर से अंदर कहाँ आ रहा है? इसमें तो अंदर का ही पोजीशन चेंज कर रहा है। बाहर से अंदर किस में आता है? इंटरटीशियल डिफेक्ट में आता है। ठीक है। ये देख, इंटरटीशियल में क्या हो रहा था, बाहर वाले का कहीं अंदर जा रहा था। ठीक है ना, तो इंटरटीशियल में बाहर से अंदर आएगा, शॉर्ट की में क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, और फ्रैंकल में क्या होगा, अंदर वाला ही अंदर घूमेगा। देख डायग्राम में दिखाया था मैंने, अंदर वाले ही अगर अंदर आ रहा है ना, तो क्या कहलाएगा? फ्रैंकल। ठीक है, बाहर से कोई अंदर जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा? इंटरटीशियल डिफेक्ट। और अंदर से कोई बाहर जा रहा है तो क्या कहलाएगा? शॉर्ट की। भाई याद हो गया तुम लोग को? ये बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया। भैया एक ही चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर दिया है। ओके, तो फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें होता कुछ नहीं है, अंदर के ही कंस्टेंट पार्टिकल्स का लोकेशन चेंज हो जाता है। तो इस केस में डेंसिटी कुछ भी नहीं होता चेंज, है ना, कांस्टेंट होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज सॉन बाय आयनिक कंपाउंड इन विच लार्ज डिफरेंस इन साइज। अच्छा, शॉर्ट की में क्या था, कैटायन और एनायन के साइज क्या होने चाहिए थे? सेम, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट। यहाँ पे उन दोनों के बीच में साइज में क्या होगा? डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब कैटायन बहुत छोटा है, एनायन बहुत बड़ा। सच दैट जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? जिंक डायपोजिटिव बहुत छोटा होगा और Ag प्लस बहुत छोटा होगा। कहने का मतलब है कैटायन वो होते हैं जिन पे प्लस चार्ज होता है, ये छोटा होगा, शुड बी स्मॉल। और जो एनायन है वो क्या होना चाहिए? शुड बी लार्ज। तो इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, एक बहुत छोटा, एक बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इस टाइप के डिफेक्ट ही, इस टाइप के कंपाउंड ही फ्रैंकल डिफेक्ट को शो कर पाते हैं। देखो ये AgBr फ्रैंकल को भी शो कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा था नोट AgBr शो बोथ शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। इसका रीज़न मैंने पीछे बता दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए, ठीक है, और साइज में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, एक बहुत ज़्यादा बड़ा, एक बहुत ज़्यादा छोटा। तो ये डिफरेंसेस होने चाहिए। समझ में आया कुछ? हाँ भैया, सब मिक्स हो रहा है? जी भैया समझ आ गया। मिक्स तो नहीं हो रहा ना किसी का? नहीं भैया अभी तो नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी है ना, एक के बाद एक डिफेक्ट आ रहा है, और सब में नाम लगभग एक जैसे ही हैं, है ना। बस थोड़ा सा पोजीशन का ध्यान रखना होगा, किस में बाहर जा रहा है, किस में अंदर आ रहा है, और किस में अंदर का ही अंदर घूम रहा है। थोड़ा ये देखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया ख़त्म, ठीक है। तो एक डिफेक्ट को मैंने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा इम्प्यूटी डिफेक्ट। इम्प्यूटी डिफेक्ट के बाद आएगा तुम्हारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इम्प्यूटी डिफेक्ट में क्या होगा? देखो, इम्प्यूटी का मतलब क्या होता है? मिलावट, है ना, मतलब बाहर से कोई चीज़ मिला देना, बाहर से कोई चीज़ मिला देना। अब जैसे कि मेरे पास राइस है, चावल है, अब चावल में कंकड़ मिला दिया, तो कंकड़ क्या कहलाएगा? इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी। ठीक है, इम्प्योरिटी कहलाएगा। अब जैसे मेरे पास NaCl का कंपाउंड है, NaCl का कोई कंपाउंड है ना, अब मान लो इसमें मैंने डाल दिया है SrCl2, ठीक है ना, तो अगर इसमें मिला दूंगा तो कह सकता हूँ ना मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दिया है। हाँ भाई, कह सकता हूँ मैं। हाँ भैया। जी भैया। तो इम्प्योरिटी के देखो बहुत सारे मतलब होते हैं। सेमी कंडक्टर में भी इम्प्योरिटी आएगा,
तो इम्प्यूरिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पढ़ किस जगह पे रहो। तो ज़रूरी नहीं है मैं सिर्फ SrCl2 को ही मिलाऊंगा, इसके अलावा मैं CdCl2 को भी मिला सकता हूँ या AgCl को भी मिला सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब किसी भी टाइप के इम्प्यूरिटी को मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मिला सकता हूँ, ठीक है ना। इम्प्यूरिटी कुछ भी होगा, ध्यान रखना तुम लोग। उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का मैं और ज़्यादा डिटेल बताता हूँ। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। तो एक्सट्रिंसिक क्यों कहा गया, क्योंकि एक्सटर्नल पार्टिकल क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सटर्नल पार्टिकल ऐड हो रहा है। एक्सटर्नल कंपाउंड को ऐड कर रहा हूँ। तो इस डिफेक्ट को हम लोग एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। नाम से याद रखना है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर का कोई इम्प्यूरिटी ऐड कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल इम्प्यूरिटी। तो बोल रहा है कि अगर NaCl है ना के अंदर SrCl2 को क्रिस्टलाइज कर दें, अगर मिला देंगे तो होगा क्या, Na प्लस आयन हट जाएगा और उसके जगह पे कौन आ जाएगा, Sr डाई पॉजिटिव। Sr को पता है क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है SrCl2, इसे कहते हैं स्ट्रोंटियम क्लोराइड। स्ट्रोंटियम का तो वो भी आ रहा है, मेमोरी कार्ड मेरे मोबाइल में लगा हुआ है, इसका स्ट्रोंटियम का तो मेमोरी कार्ड भी बन रहा है आजकल, ठीक है। चलो हमें मेमोरी कार्ड नहीं बनाना है। तो होगा क्या, इसमें हम लोगों ने NaCl के अंदर SrCl2 को क्या करना है, मिला देना है। तो Sr डाई पॉजिटिव ये क्या करेगा, आएगा और Na को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा और इसके जगह पे खुद आ जाएगा। Na को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा और इसके जगह पे खुद आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना तुम्हें कि ये जब Sr डाई पॉजिटिव इस कंपाउंड के अंदर एंटर करेगा तो ये केवल एक Na को नहीं, और भी Na होंगे ना, उसको भी बाहर निकालेगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक Sr डाई पॉजिटिव कितने Na प्लस को बाहर निकाल सकता है, तो 2 Na प्लस को बाहर निकाल देगा। कितने, 2 Na प्लस को बाहर निकाल देगा। अब मुद्दा ये है कि भाई खुद अकेला है लेकिन 2 को बाहर निकाल रहा है, ऐसा क्यों। देखो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, और एक Na पे कितना पॉजिटिव होता है, एक ही पॉजिटिव होता है। तो 2 पॉजिटिव वाला 2 पॉजिटिव को बाहर निकालेगा। तो 2 पॉजिटिव को बाहर निकालेगा कैसे, एक इधर Na प्लस, एक इधर Na प्लस, एक इधर से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकालेगा, एक इधर से पॉजिटिव बाहर निकालेगा। तो अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, कोई डाइवेलेंट आ रहा है, तो कोई डाइवेलेंट जाना भी तो चाहिए। हाँ भाई, 2 पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव अंदर आ रहा है, तो कोई 2 पॉजिटिव बाहर निकलना भी तो चाहिए, निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, जी भैया। जी भैया। ठीक है ना। तो अभी मैं थोड़ा और तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ, और डिटेल में इसको समझाता हूँ, समझ जाओ। क्योंकि बच्चे पता क्या है, एक तो ये है तुम्हारे पास इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, और इसका अगला है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी तो फिर भी समझ जाते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री में न्यूमेरिकल आ जाता है ना। अब तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आया होगा किसी में भी, लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्री में थोड़ा न्यूमेरिकल आ जाता है, तो वहाँ बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, जबकि है वो भी आसान, बस समझाने का तरीका होना चाहिए। इसी में समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, इसी में समझा देता हूँ। मान लो यार, मान लो जहाँ पे Na प्लस है, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। बहुत ध्यान से देखना है इसको, जो नहीं देखेगा फिर ध्यान रख लेना। तो सब लोग अटेंटिव रहना यहाँ पर, जो मैं समझाने जा रहा हूँ अभी। मैंने कहा SrCl2 को ऐड करना है, तो मुझे SrCl2 में से क्या मिलेगा, मुझे Sr डाई पॉजिटिव। फिर मैं कहने कहा था कि एक Sr डाई पॉजिटिव 2 Na प्लस को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो अगर मैं इसको अंदर डालता हूँ, मान लो इस जगह पे डाल रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, 2 Na प्लस को बाहर निकाल देगा। एक तो इस वाले Na को बाहर निकाल देगा और एक इस वाले Na को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो बाहर निकाल दो, बाहर निकल गई, एक Na प्लस ये हो गया और एक Na प्लस कहीं ये हो गया, बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। अब खाली जगह बच गए, और जो ये Sr डाई पॉजिटिव था वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखो अभी यहाँ पर ये खाली जगह बच रही है, ये खाली जगह बच रही है कि नहीं बच रही है, ये खाली जगह बच रही है, ठीक है ना।
तो अगर खाली जगह बच रही है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। डिक्रीज, क्योंकि आयन कम हो चुके हैं। यहाँ पे एक वैकेंट साइड दिख रहा है, दैट इज वैकेंट साइड। तो ये वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, वैकेंट साइड क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है ना। तो जब भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा तो अंदर कुछ ना कुछ वैकेंट साइड क्या होगी, पाई जाएगी। और तुम्हें ध्यान क्या रखना है, एक ऐसा डाई पॉजिटिव क्या करेगा, 2 Na+ को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये एमसीक्यू में पूछ रखा है। तो इसीलिए जब इसको मैंने अंदर भेजा तो देखो यहाँ पे तो ऐसा डाई पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे इस पोजीशन पर, लेकिन इस पोजीशन पे क्या दिखाई दे रहा है, खाली, वैकेंट, ठीक है ना। तो वो इसीलिए दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे फेनोमेना को मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया है कि ऐसा कैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऐसा डाइपोजिटिव आयंस रिप्लेस 2 Na+, इट ऑक्यूपाइज द साइड ऑफ 1 आयन एंड अनदर रिमेन वैकेंट। तो दूसरा क्या रहेगा, वैकेंट। एक पे तो खुद आ जाएगा वो और दूसरा खाली रह जाएगा। कैटायनिक वैकेंसी दस प्रोड्यूस, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और वैकेंसी कितना क्रिएट होगा, जितना ऐसा डाइपोजिटिव होगा। तो अंदर कितना ऐसा डाइपोजिटिव दिया है मैंने, एक ही ऐसा डाइपोजिटिव दिया है। और वैकेंट साइड भी कितना मिल रहा है मुझे, एक ही मिल रहा है। तो जितना ऐसा डाइपोजिटिव दूंगा उतनी ही वैकेंट साइड मिलेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 डालता अंदर ऐसा डाइपोजिटिव, तो मुझे 2 वैकेंट साइड मिलते। भाई 4 Na+ को बाहर निकालता, 2 की जगह पे खुद आता, 2 खाली रह जाते, है ना, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल हैं इसके। इन द सॉलिड सोल्यूशन ऑफ सीडियम डाइक्लोराइड, सीडियम क्लोराइड बोल सकते हो मेनली, CdCl2 और AgCl, है ना, AgCl, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन करने के लिए आएगा ना अगर, तो ये फेनोमेना एक्सप्लेन कर देना। एक फेनोमेना ये एक्सप्लेन कर दोगे काफ़ी है। सबसे बेस्ट फेनोमेना को मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख रखा है। अब बताओ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया कंप्लीट, किसी को दिक्कत? भैया इसमें एनायन और कैटायन इक्वल नहीं होंगे ना? नहीं, इसमें नहीं हो सकता इक्वल, ठीक है ना, नहीं होगा भाई। तुम्हें दिख रहा है Ag+ और Cl-, इनके साइज में बहुत डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, है ना, क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब फॉर्मूला मान लो, पहले मान लो फॉर्मूला AB था, तो इसको हीट करने के बाद अब इसका फॉर्मूला AB नहीं होगा, कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। AB2 या कुछ भी हो सकता है, चेंज हो जाएगा, मतलब AB नहीं रहेगा हीट करने के बाद। तो अगर फॉर्मूला चेंज हो रहा है, सेम नहीं रह रहा है, तो हम लोग कह देंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टोइकियोमेट्री में क्या हो रहा था, पहले A और B का रेशियो 1 आ रहा था, और हीट करने के बाद भी A और B का रेशियो क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था, सेम ही आ रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कह देंगे भाई, नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कह देंगे, राइट। चलो ठीक है। तो व्हेन इन एन आयनिक सॉलिड कैटायंस और एनायंस मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट और दे आर प्रेजेंट सच दैट, है ना, देयर रेशियो इज नॉट सेम। इस तरीके से मिस होंगे कि कंपाउंड का रेशियो सेम नहीं रहेगा। मतलब जो फॉर्मूला था पहले रिप्रेजेंट किया जा रहा था, वो फॉर्मूला अब रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। ये डिफेक्ट मेनली 2 टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? जी भैया। ठीक है। देखो भाई, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, है ना, इन दोनों को अभी डिफाइन करूंगा तो आधे घंटे चले जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ लाइन नहीं पढ़ना है ना, मुझे तो डायग्राम भी बनाना होता है, चीज़ें भी समझानी होती है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तुम। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इसको मैं अभी टच नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना, अगली क्लास में ही टच करूँगा, क्योंकि भाई इससे न्यूमेरिकल आता है ना। तो जल्दी कहाँ भागना है, चैप्टर वैसे भी कंप्लीट है, अब बचा नहीं। देखो डिफेक्ट खत्म हो गया, इसके बाद क्या है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है अब, बस न्यूमेरिकल में ही जो लग रहा है टाइम तो लग रहा है, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? ठीक है जी, तो मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है, स्लाइड नंबर 43 तक। अच्छा, डिफेक्ट से मैंने तुम लोग को भेज रखा है PDF? ना भैया। ठीक है, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दूंगा, ठीक है ना। आधा पढ़ा दिया जितना मैंने बनाया था, थोड़ा और रह रहा है।
उसमें ज़्यादा समझाना नहीं है, वो सब इतना वो नहीं है, आराम से समझ जाओगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, मेटल नॉन मेटल क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, बस वही सब आगे पढ़ना है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो आज मैंने डिफेक्ट ख़त्म कर दिया है एक्सेप्ट नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे।